बट से सभी दोस्तों को नमस्कार, एक ओंकार दिल से स्वागत। गुड इवनिंग, आ जाइए, बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आजा गुनाह कर ले, सतनाम। तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है बट स्टिल आई एम हैप्पी। जय हिंद, जय हिंदी। अरे आज हिंदी दिवस की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। विश्व में आप कीर्तिमान बने, अपनी भाषा का परचम हर जगह लहराएं। जी दुर्गा जी धन्यवाद। थैंक यू। तबीयत बस चल रही है सुनील बाबू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट्स मुझे लगता है एक्टिव हैं और थैंक यू एवरीवन। इंग्लिश क्लास स्लैंग है, क्लासेस ऑफ इंग्लिश होना ठीक है। सुनील साहब गाना गा रहे हैं। चलिए दोस्तों, कमेंट्स के सेक्शन को हटाते हैं और पढ़ने का काम शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। चलिए अब ये कमेंट वाली बातचीत को रोकें, पढ़ने पर ध्यान लगाएं। दिल से स्वागत है आप सभी का और सीखने समझने की इस मामले को शुरू करते हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो बात की थी, दोस्तों सज्जनों, हम लोगों ने वो बातचीत को समझने का काम किया इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे शब्द हुए जो सवाल पूछने का काम करते हैं और इंटेरोगेटिव होने के नाते वो सवाल जब पूछते हैं तो दो तीन शब्दों से हम लोग मिले थे, हु, हुम या फिर विच। कहानी थोड़ी आगे हम लोग लेकर चलेंगे उसके अलावा भी। आइए दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन से मैं मिलाना चाहूंगा आप लोगों को। अब तक के जितने भी प्रोनाउंस हम लोगों ने समझे वो सभी के सभी एक तरफ, वो प्रोनाउन सभी के सभी एक तरफ, और जो प्रोनाउन अब हम लोग सीखने समझने का काम करेंगे वो प्रोनाउन का जिक्र होगा हमारा एक तरफ। इस प्रोनाउन के नाम को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और इस प्रोनाउन का नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव एक बहुत प्यारा शब्द है और किस तरीके से ये काम करता है, आओ जी थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की पहले मैं डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा। अ वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन या फिर pronoun which is used before it। अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर यहाँ रिलेट्स के बाद टू लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बातचीत को शुरू कर लेते हैं। एक बार इस डेफिनेशन को जरा आप लोग भी पढ़कर सुना दे। मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ वो जिंदा हैं, जिंदा दिल है, एहसास है उनके दिलों में कहीं ना कहीं। डेफिनेशन को पढ़कर सुनाएं। अ वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट। रिलेटिव प्रोनाउन कायदे से समझें। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है और इसी के बारे में आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है।
फिर ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है और इसी के बारे में कुछ आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को समझने के कायदे तैयार करते हैं, बड़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने कहा आई नो राहुल हु केम लेट। अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसमें बड़ी प्यारी सी एक बात हमें समझ आती है। थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। मैं इस आई की बात करूं तो ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस हुआ। आगे अगर मैं देखना चाहूं ये एक वर्ब है। इससे आगे ये जो लिखा है इस वर्ब का ये ऑब्जेक्टिव केस नाउन हुआ। इस हु ने जिसके बारे में बात कही वो राहुल है और राहुल के बारे में जो भी कुछ कहा गया है केम लेट हुआ। बात समझ में आ रही है। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है जिसके बारे में आगे कुछ बताया जाता है। ठीक है, और इसीलिए इस शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये हुआ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब अगर मैं इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो कहानी बहुत प्यार से समझ आ सकती है। ये एक नहीं, बेसिकली दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। सेंटेंस की डेफिनेशन पहले दिन हमने दो हिस्सों में बांटी। एक हमने कहा कंप्लीट मीनिंग और दूसरी बात हमने कही अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को तीन हिस्सों में हमने बांटा, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये वर्ब रही, ये ऑब्जेक्ट रहा, इधर सब्जेक्ट इधर वर्ब, ये ऑब्जेक्ट रहा। तो दो अलग अलग, मैं फिर कह रहा हूं, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए कुछ ग्रामरियन इसी को एक और नाम से जानते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन। किस नाम से जानते हैं? रिलेटिव कंजंक्शन। ये हुआ इसका दूसरा नाम। अगर हम इसे और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को जब जोड़ता है तो ध्यान से देखा जा सकता है कि जो सेंटेंस का हिस्सा जुड़ा हुआ है, ये लिखा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन इसी सेंटेंस का हिस्सा है। इसीलिए कुछ ग्रामरियंस इस जुड़े हुए हिस्से को रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। मैंने यहां तक जो भी कुछ लिखा, बड़े ध्यान से इस बात को एक बार ध्यान से सुन लें और समझ लें, फिर कहानी आगे बहुत प्यार से समझ आ सकती है। ठीक है, अब अगर मैं इसे ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं तो लिखा है मेरे सामने, डेफिनेशन मैं पहले पढ़ूंगा। फाइन, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं एक बार फिर समझा देता हूं। रिलेटिव प्रोनाउन, हाथ जोड़कर बोल रहा हूं तो बात कुछ हल्की नहीं होगी। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आपके PQRS को सोल्व करना सिखाता है। PQRS को ही पैराजंबल हम कहते हैं। पैराजंबल कहो चाहे आप इसी को सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहो। ये आपका एक आधार तैयार करता है जो उस लेवल के क्वेश्चंस पर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, और मुझे इतना पता है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर, चाहे बैंकिंग हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई भी पेपर दाएं बाएं आपके सामने आ रहा हो, PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराजंबल सबसे बड़ा डर होता है स्टूडेंट्स का। और क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि आखिर इसको सोल्व करने की क्या शॉर्टकट्स हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता लैंग्वेज में। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने वाली चीज है। आप इसे जितना गहराई से पढ़ेंगे उतना अच्छी ये चीजें समझ आती हैं। मेरा काम है आप लोगों को पहले ही किसी चीज से थोड़ा सा तैयार कर देना, ताकि जब उस समय मैं इन चीजों की बात करूं तो आप में से कोई इंसान बेहोश ना रहे। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है जिसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इसी बात को समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी, आई नो राहुल हु केम लेट। हु रिलेट कर रहा है राहुल को और इसी राहुल के बारे में आगे कुछ बताया गया, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्योंकि ये दो अलग अलग चीजों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको हम रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा सेंटेंस अगर है तो इसी को हम रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं बातचीत को लेकर चलना चाहूंगा थोड़े से आगे लेवल पर, और अब कहानी शुरू करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट होगी। उम्मीद करता हूं लिखने की कलाकारी आप बिल्कुल दाएं बाएं रख देंगे, और मैं जो आप लोगों से पूछूंगा बीच बीच में आंसर्स के नाम पर सिर्फ आप उन्हीं का जवाब देंगे, क्योंकि लिखने में हो सकता है आप समय ज्यादा लगाएं और फिर कहानी ट्रैक नहीं कर पाएंगे हम लोग और एक दूसरे की ट्यूनिंग समझ नहीं पाएंगे। ज्यादा बेहतर होगा बड़े ध्यान से सुने, हेडफोन्स लगा रखे हैं, बिल्कुल सद्चित्त आनंद के साथ इस अनुभूति को ग्रहण करें। आई लाइक इट।
सबसे पहले हम लोगों को एक लड़ाई को समझना है और वो लड़ाई है हमारी हु वर्सेस हुम को लेकर। फाइन, अगर ये याद ना हो तो ये हु की साउंड मैंने कहा जे और इसे मैंने कहा जो, ये थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, जरा सेंटेंसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, फिर कहानी को आगे लेकर चलना शुरू करेंगे। मैंने आपके सामने दोस्तों 4 सेंटेंसेस लिखे हैं और इन चारों के चारों सेंटेंसेस में क्या है कहानी उसे समझने की कोशिश हम कर लेते हैं। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या लिखी उसे समझते हैं। अ वर्ड विच रिलेट्स टू द, अब एक बात तो आपको बड़ी इरिटेट कर रही होगी कि मैं इस डेफिनेशन को बार बार पढ़ रहा हूं, मेरे बार बार पढ़ने में कुछ तो वजह होगी। दोस्तों वजह सिर्फ यही है कि ये टॉपिक इतना प्यारा है, ये टॉपिक ही क्या सब कुछ इतना प्यारा है और मैं चाहता हूं कि एक एक चीज को बहुत प्यार से, जैसे अगर किसी एक, मैं मणिक की बात करूं तो उसकी कोई कीमत नहीं है। जब मणिक को एक जौहरी बहुत प्यार से एक एक जगह पर जचाता है तो एक खूबसूरत जेवरात तैयार होने शुरू होते हैं। वही चीज है इस इंग्लिश में भी, शब्दों की माया है ये। प्यार से एक एक शब्द को बड़े अच्छे से परिष्कृत तरीके से हमने सीख लिया तो कभी भी गड़बड़ हमसे नहीं हो पाती। खैर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, जब जुड़ने की बात है, अगर कोई इंसान, आपका अपना एक ग्रुप होगा, आप दोस्तों का अपना एक ग्रुप होगा, अगर कोई इंसान आपके ग्रुप में जुड़ना चाहे, अगर कोई इंसान आपके ग्रुप में जुड़ना चाहे तो जब वो इंसान आपके ग्रुप में जुड़ता है तो सबसे पहले परिवर्तन किस में आए, आपके ग्रुप में या उस इंसान में? डेफिनेटली उस इंसान में। क्यों? क्योंकि भैया वो अपने रिस्क पे जुड़ रहा है। अरे हाँ या ना? तो जब जुड़ने की बात आती है तो सर हम हमेशा दूसरे में पहले परिवर्तन देखने का काम करते हैं। कहानी को समझने से पहले रिवर्स में आना चाहेंगे। चाहे इस हु की बात करें चाहे इस हुम की बात करें, ये दोनों के दोनों शब्द शायद हम लोग यूज करते थे पर्सन के लिए। अरे हाँ या ना? हु की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव केस और हुम की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस। यही बातें हमने समझी थी। क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। लिखा है राखी कॉल्ड रजत ही फॉरगॉट द लाइब्रेरी बुक्स। मैं जिस रजत की बात कर रहा हूं उसी के लिए यहां पर ही का यूज हुआ। बोलो हाँ। अगर इस रजत के लिए ही का यूज हुआ, हटाया इसे हमने और ये सब्जेक्टिव केस होने के नाते ही दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, क्या कहकर? हु। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिखा है ही हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी शी हैड लॉस्ट हर बैग। अगर मैं कहना चाहूं जिस लेडी की बात कही गई है उसी के लिए शी यूज हुआ है, हटाया इस शी को और इसको हटाकर हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की हु को, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा बनता है ही हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी हु हैड लॉस्ट हर बैग। दो बातें समझ आई। तीसरे सेंटेंस पर काम करते हैं। लिखा है टेनिसन वाज अ पोएट द ब्रिटिश अपलॉडेड हिम फॉर यूलिसिस। मैं जिस पोएट की बात कर रहा हूं उसी के लिए हिम यूज हुआ। वर्ब के बाद अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस के लिए नेम ऑफ अ पर्सन के लिए हम लोगों ने यूज करना सीखा हूं, तो इस हिम को हटाकर हम लोगों ने क्या चुना? हूं। नॉट अ बिग डील।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करण स्कोल्डेड अ गर्ल, सर यहाँ छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा, दे फाउंड हर टू बी अ पिक पॉकेट। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं, जिस गर्ल की बात कही जा रही है उसी के लिए यूज हुआ हर। इस हर को हटाकर सर वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस, नेम ऑफ अ पर्सन, तो हम लोग इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, whom। मुझे लगता है इस सेंटेंस में भी कोई परेशानी नहीं है, अरे बोलो हाँ। तो अब अगर हम इन सारे के सारे सेंटेंसेस को देखें तो इनमें बहुत प्यारे प्यारे परिवर्तन हैं। आओ इसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। फिर कह रहा हूं ये प्रीमियम सेगमेंट के बैचेस हैं, ठीक है जी। तुक्केबाजी के लिए दुनिया भर के लोग हैं जो नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, और यूट्यूब तो भरा पड़ा है ऐसे ऐसे कलाकारों से, कलाकारियों से, जो बदतमीजी से बच्चों को पता नहीं क्या कूड़ा पढ़ा रहे हैं। उनका खुद का कोई लेना देना नहीं सिलेक्शन से, पढ़ाई से नहीं, लेकिन बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को। हाथ जोड़कर विनती है बच्चों, काम की बातें सीखें और सटीक सीखें, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। तो हम लोगों ने इन चारों के चारों सेंटेंसेस में एक्सपेरिमेंट देखा, और वो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं आपस में इस हु के साथ। जब इस हु से ठीक पहले हम लोगों को लिखा नजर आए नेम ऑफ अ पर्सन, और इस हु के ठीक बाद हम लोगों को लिखी मिलती है हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। अगर इस कायदे से मैं देखना चाहूं पहली बात पर, तो इस हु से ठीक पहले लिखा मिला मुझे नेम ऑफ अ पर्सन, और इस हु के ठीक बाद अगर मैं देखना चाहूं तो लिखी नजर आई मुझे मेन वर्ब। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। इस हु से ठीक पहले मुझे लिखा मिला नेम ऑफ अ पर्सन, और इस हु के ठीक बाद हमें लिखी हुई मिलती है हेल्पिंग वर्ब। तो पहला नियम हमें समझ आता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम हु का तब यूज करते हैं जब हु से ठीक पहले मुझे लिखा मिले नेम ऑफ अ पर्सन, और हु के ठीक बाद मुझे लिखी मिले हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। इसी से जुड़ा एक दूसरे नियम पर काम करते हैं, और दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम हुम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं जब इस हुम से ठीक पहले हम लोगों को लिखा हुआ मिले नेम ऑफ अ पर्सन, और इस हुम के बाद हम लोगों को लिखा हुआ मिले एक ऐसा सब्जेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पहले लिखे हुए सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं। ऑब्जर्व कीजिएगा क्वेश्चंस को। अगर इस हुम से ठीक पहले मैं लिखा हुआ देखूं, लिखा मिला मुझे नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, और इस हुम के ठीक बाद अगर हम आगे कहें तो द ब्रिटिश, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पहले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, उसीलिए हमने इसे कहा डिफरेंट सब्जेक्ट। इस हुम से ठीक पहले हम अगर देखें तो लिखा मिला नेम ऑफ अ पर्सन, और इस हुम के ठीक बाद मुझे लिखा मिलता है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पहले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक बात समझ आई। अब मुझे एक अगली बात को समझना होगा। मैं अगर कहूं मुझे एक पेन दो, मैं अगर किसी भी दुकानदार के पास पहुंचकर, और मैं अगर उस दुकानदार के सामने खड़ा होकर उससे कहता हूं मुझे एक पेन दो, तो दुकानदार का क्या रिएक्शन होगा? दुकानदार तुरंत मुझसे पूछेगा कौन सा पेन? पेन तो कोई भी हो सकता है। अरे हाँ ना, इफ आई से गिव मी अ पेन, तो पेन तो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि अगर हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले ए या एन का यूज करते हैं तो ये कन्वे करने की कोशिश करता है जनरल सेंस, ऐसा तो कोई भी हो सकता है। अरे भाई हाँ है ना। लेकिन अगर मैं आपको ये कहने की कोशिश करूं मुझे वो पेन दो जो परसों मैंने तुम्हें दिया था, तो अब ये पेन जनरल सेंस नहीं हुआ, ये एक स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि इस पेन के साथ मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आगे जोड़ दी है। इसका मतलब अगर हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द का यूज करना चाहें तो ये कन्वे करने की कोशिश करता है स्पेसिफिक सेंस। और स्पेसिफिक सेंस कैसे बनती है दोस्तों? स्पेसिफिक सेंस तब बनती है जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम उस नाउन के साथ कुछ इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं। अब कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये हुआ क्या। हमारे सामने लिखे हुए इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। ही हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी। जब हमारे सामने ये सेंटेंस यहां तक लिखा हुआ था ही हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी, होगी कोई भी बुजुर्ग लेडी, मुझे क्या लेना देना। लेकिन जैसे ही इसके साथ आगे रिलेटिव क्लॉज जुड़ गया तो वो लेडी स्पेसिफिक हुई जिसका बैग खो गया। तो हटाकर इस एन को हमने क्या चिपकाया बच्चों? आर्टिकल द। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान से दीजिएगा। मैंने कहा टेनिसन वॉज
अ पोइट होगा, कोई पोइट, हमें तो नहीं पता, पोइट दुनिया भर के हैं, है ना। लेकिन जैसे ही इसके साथ एक रिलेटिव क्लॉज हम लोगों ने जोड़ दिया, तो रिलेटिव क्लॉज जोड़ते ही ये पोइट तो अपने आप में स्पेसिफिक हुआ, क्योंकि जब अगर किसी चीज के बारे में आप कुछ और चीजें कहते हो तो वो स्पेसिफिक सेंस बनती है, हटाया इस एक और द को चिपकाया। तो इसका मतलब हमारे सामने एक तीसरी ट्रिक तैयार होती है, जब हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को चाहे इस हु से चाहे इस हुम से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इसी से ठीक पहले मुझे लिखा हुआ मिलता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इससे ठीक पहले हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं एक बहुत प्यारा एडजेक्टिव द, ठीक है, ए एन की हमें जरूरत नहीं होती। एक आखिरी सवाल, इसे भी ऑब्जर्व करते हैं। करण स्कोल्डेड अ गर्ल, अगर मैं इसी की बात करता हूं, यहां तक होगी कोई भी गर्ल, लेकिन आगे लिखा ये रिलेटिव क्लॉज इस ए को हटाकर हमें मजबूर करता है आर्टिकल द लगाने पर। पहले यहां तक की बात को ध्यान से देखें, रुक रहा हूं थोड़ा सा समय के लिए, देखें, लिखें आराम से जब आपकी इच्छा हो। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस बात को यहां तक देख लिया होगा, कहानी को यहां तक समझ लिया होगा। आइए दोस्तों, अब मैं बातचीत को लेकर चलना चाहूंगा छोटी सी प्रैक्टिस पर। रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए बेइंतहा सवाल हमें मिलते हैं। तुक्केबाजी, नाटकबाजी बहुत होती है इन क्वेश्चंस में। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। बच्चे कहते हैं कि सर आप गाना क्यों गाते हैं, ये बहुत गहरा राज है, इस राज में आशिकी नहीं है। मीरा का नाम सुना है आप लोगों ने, है दोस्तों? मीरा का नाम सुना है आप लोगों ने? मीरा, कृष्ण दीवानी। मीरा ने कभी कोई भजन लिखा नहीं, कोई गीत लिखा नहीं, लेकिन जब मीरा के अंतर मन में कृष्ण नाम, कृष्ण नाम गूंजता था, उसके रोम रोम से आवाज आती थी कृष्ण, तो उसके अंदर एक तड़प होती थी, और उसके अंदर वो तड़प उसके भजन रूपी गीत निकलकर उसे शांत करती थी। मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं? जिस दिन आपके अंदर ये गीत गूंजने लग जाता है, यू सेलिब्रेट योर सेल्फ, यू एंजॉय योर एग्जिस्टेंस, आपके अंदर एक आनंद का गीत बजता है, और इस आनंद के गीत को ही हम संतुष्टि कहते हैं। जिस दिन इस इंग्लिश को लेकर डर खत्म होता चला जाएगा और हर चीज इतनी प्यार से समझ आएगी, ये ज्ञान ऐसे आना चाहिए इस दिमाग में जैसे पेड़ों पर पत्ते आते हैं, किसी के फोर्स करने से पत्ते नहीं निकलते, फूल नहीं खिलते, कोई खिला भी नहीं सकता। इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस, और यही है इस ज्ञान की कसौटी। धीरे धीरे हर एक चीज क्लियर होती जाएगी और अंदर अंदर गीत गूंजना शुरू होगा। मैं आपको बहुत गहरी बातें बोलता हूं, इस वीडियो के इस पक्ष को बार बार देखेंगे, जितनी बार देखोगे उतनी बार आपके अंदर एक नई चीज जागेगी। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, वापस आता हूं दुकान पे। लिख रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ एक सवाल, उम्मीद करता हूं इनको आप जरा ठीक ठाक से फिलअप करके दिखाएं, फिर बेहोशी की बात करते हैं।
मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों, कृपया अपने आंसर्स के बारे में थोड़ा सा सोचें समझें। बहुत प्यार से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अपने आंसर्स सोच चुके हैं और मेरे को लगता है अब आपको बेहोश करने का समय आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इस हु के लिए हम लोग बात करेंगे जे, उस हुम के लिए हम बात करेंगे जो। ठीक है, मैं अगर फिर से कहूं जे जो, तो आप लोग मुझे जहां भी सुन रहे हैं, जैसे भी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज अपने आंसर्स देने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, अगर आप इसके आंसर्स देने की कोशिश करते इसका मतलब जिंदा है आप। फाइन, लिखने वाले रोक लें अपने आप को, क्योंकि सुनना समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। लिखा हुआ सेंटेंस मेरे सामने सबसे पहले हाँ जी, आपने इसमें क्या चिपकाया जी, जे या जो? चलो जी, मैं सुन पा रहा हूं जे। नेक्स्ट सेंटेंस पर क्या चिपकाया भाई? शाबाश, जो। थर्ड सेंटेंस में क्या चिपकाया भाई? जे या जो? जो। लो भाई, लिख लिया। नेक्स्ट सेंटेंस पर क्या चिपकाया? जे या जो? जो। इसमें क्या चिपका दिया भाई? जे। सेट है जी। अब मैं इन क्वेश्चन के आंसर्स को थोड़ा वेरीफाई करना चाहूंगा, एक्चुअल में कहानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ना शुरू करता हूं। दे वेलकम्ड द गेस्ट हु वॉज अ प्रोफेसर। कोई दिक्कत नहीं, ये हु जिसे रिलेट कर रहा है वो नेम ऑफ अ पर्सन हुआ। ठीक है, और इस हु के ठीक बाद मुझे नजर आई एक मेन वर्ब, यानी कि कायदे से ये हु अपने आप में बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, रौनक आइडेंटिफाइड द लेडी हुम आई थिंक हैड बीन, आई थिंक हैड बीन, आई थिंक हैड बीन, आई थिंक हैड बीन, आई थिंक हैड बीन। एक और है भाई, अगर मैं इसे ध्यान से देखने की कोशिश करूं जनाब, जरा इसी बात को पढ़कर देखो। आई थिंक हैड बीन, आई थिंक हैड बीन, क्या ये कहना सही होगा? ना जी ना, गड़बड़ हुई। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं, आई थिंक ये अपने आप में मेन वर्ब है और ये इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्या किसी भी मेन वर्ब के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूं आई टीचिंग एम इंग्लिश? नॉनसेंस हो गई बात, पूरी तरह से नॉनसेंस हुई। अगर मैं इसे कायदे से समझने की कोशिश करूं तो आई थिंक का इस हेड बीन से कोई लेना देना नहीं। मैं इस बातचीत को समझने के लिए इन दोनों को इनबॉक्स करके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा। ये एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ समझने के लिए, आपको ऐसा हकीकत में नहीं करना है। ये एक्सपेरिमेंट है, समझने के लिए, आपको ऐसा हकीकत में नहीं करना है। आओ सर समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर इस लिखे हुए आई थिंक को यहां से उठाकर सेंटेंस की शुरुआत में, दोस्तों जनाब जरा पढ़कर सुनाएंगे? शाबाश, मुझे लग रहा है कुछ कुछ बातें बदल रही हैं। मैं इसी लिखे हुए आई थिंक को यहां से उठाकर सेंटेंस के आखिर में पढ़कर सुनाएंगे? पढ़ो, सीखना है।
मुझे लग रहा है विचार फिर बदल गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे सेंटेंस की शुरुआत में या सेंटेंस की आखिर में अगर हम लिखते हैं तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर दोस्तों इस बातचीत को यहां से हटा ही दूं तो पढ़कर सुनाए जरा। तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट में मेरे दोस्तों को लग रहा है यहां पर जे नहीं, जो नहीं, क्या होना चाहिए, मामले में गड़बड़ है। तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझ आया कि यहां पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जे। अरे हाँ है ना। ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस बात को समझने के लिए, लेकिन अब मैं आ रहा हूं चीजों को बिल्कुल कायदे से समझने समझाने के लिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में हम एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं, उठाकर इधर उधर चीजों को पढ़कर तो देख सकते हैं, पर इतनी फुर्सत नहीं होती। कायदे से समझें हकीकत क्या है। भाई इतनी बात तो अपने आप में जचती है, ये सब्जेक्ट और वर्ब है, ये अपने आप में एक सेंटेंस हुआ। अरे हाँ है ना, इससे तो कोई परेशानी नहीं। अगर आगे मैं देखने की कोशिश करता हूं तो लिखा है हैड बीन क्राइंग। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो इस लिखी हुई हैड के लिए ये तो मामला ही अलग हो गया। ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। इस लिखी हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट कहां है? जब इसको सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करनी पड़ी तो रिवर्स में आकर यही तो वो सब्जेक्ट बनेगा जो इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करना सिखा रहा है। अब अगर इसे अपने लिए सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट के लिए हम लोग जो नहीं लिखते, क्या चीज लिखते हैं? जे। लो जी, बन गया हमारे सामने नियम। हम कभी कभी लिखे हुए सेंटेंसेस में हु का यूज करते हुए नजर आते हैं और इस हु के ठीक बाद लिखा हुआ हमें नजर आता है आई फील, दे फाउंड, या ऐसा कोई भी एक सेंटेंस जो इस सेंटेंस से ताल्लुक नहीं रखता। अगर ध्यान से समझने का काम करें तो हु से ठीक पहले हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है नेम ऑफ अ पर्सन, और इस हु के ठीक बाद हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है हेल्पिंग वर्ब, या फिर कहें तो मेन वर्ब। यहां तक की बात अपने आप में क्लियर हुई? बिल्कुल ठीक हुआ। तो इसलिए इस चीज को समझने की कोशिश करें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 3 पर काम करते हैं। शी हैज गिवन द मनी टू हिम हुम वी फाउंड इज। लो जी, फिर वहीं गाड़ी अटक गई। मैं इस सेंटेंस को अगर पढ़ता हूं तो बड़ा ऑकवर्ड लगा। क्यों? क्योंकि इस फाउंड के बाद इस इज का यूज हो ही नहीं सकता। ये एक अपने आप में वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है भाई? इसका मतलब ये दोनों की दोनों चीजें अपनी एक तरफ हुई। अब सोचने की बात है कि इस लिखी हुई वर्ब के लिए हमारे सामने सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट की तलाश करते हैं। तो ये ना होकर इसी के लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ा? बात यहां तक समझ आ रही है? तो बच्चों ये हो गई हमारे सामने लिखी हुई बातचीत की एक ट्रिक नंबर 4। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव, आई नो देम whom we have rejected in the process। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये रहा हमारे सामने जो भी कुछ है ऑब्जेक्ट के नाम पर। इसका मतलब ये तो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस लिखा, नेम ऑफ अ पर्सन, तो आपका जो कहना बिल्कुल सही होगा। दीपक मैरिड दीपिका हु वॉज फ्रॉम अफ्रीका। अगर मैं ध्यान से समझने का काम करता हूं तो ये हु जो शब्द है, ये हु रिलेट कर रहा है इस दीपिका को। आगे अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो ये आपके पास मेन वर्ब वाला लॉजिक है, यानी कि बाकी के सेंटेंसेस तो हमारे ठीक हैं, पर गड़बड़ कहां हुई, क्यों हुई, एक बार इसे देख लीजिए। लिखना आराम से मेरे दोस्तों, समझो, सीखो, फिर आगे चलते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। मैं आपके सामने प्रैक्टिस के लिए फिर 5-6 क्वेश्चंस दे देता हूं दोस्तों, जरा ध्यान से इन्हें समझने की कोशिश करें और अपने अपने आंसर्स जचाने की कोशिश करें प्लीज।
क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखें, अपने आंसर्स बनाने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने 7 क्वेश्चंस लिखे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। 7 क्वेश्चंस पर जरा फोकस करें, अपने हिसाब से एक एक सवाल को कृपया अपने आंसर्स लिखे, नहीं वर्बली। मुझे लगता है आप लोगों ने इन लिखे हुए क्वेश्चंस पर फोकस किया होगा। आओ कहानी को समझना शुरू करते हैं। रेणुका कॉल्ड द बॉय, आई ट्रस्ट कैन डू दिस। अब देखो वही पुरानी बात आ गई हमारे सामने। आई ट्रस्ट एक लिखी बातचीत हुई और आगे लिखा कैन डू दिस। तो इस लिखी हुई बातचीत में अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो इससे ठीक पहले मुझे कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए जो हमारे सामने इस नेम ऑफ अ पर्सन को रिलेट करता हो। मैं अगर रिलेट करने वाले इस नाउन या प्रोनाउन को थोड़ा सा आसान बना दूं तो इन रिलेट करे जाने वाले शब्दों को हम लोग कायदे से कहने की कोशिश करते हैं एंटीसीडेंट। मैं लिख देता हूं एंटीसीडेंट, ठीक है जी।
ज्यादा बेहतर होगा। अब अगर इन लिखी हुई बातचीत के एंटीसीडेंट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एंटीसीडेंट नेम ऑफ अ पर्सन होना चाहिए। इसी वजह से शायद हम लोगों ने इसके लिए चुना हु को। अगले सेंटेंस पर अगर मैं काम करना चाहूं तो वॉज नेग्लिजेंट, तो भैया इधर हम लोगों ने चुना वो हु को, क्योंकि ये हु रिलेट कर रहा है इस नेम ऑफ अ पर्सन को। अगले सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, ईशानी स्कोल्डेड हिम ब्लैंक तरुण फेल्ट नोबडी कैन ट्रस्ट। अब देखो बच्चों, ये तो हमारे सामने एक अलग ही सेंटेंस है इसका, तो बाकी ये सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं। आगे अगर मैं चलता हूं, नोबडी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। मिल गया हम लोगों को यहां पर एक डिफरेंट सब्जेक्ट। अब अगर डिफरेंट सब्जेक्ट है तो इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं, एंटीसीडेंट नेम ऑफ अ पर्सन हुआ, इसीलिए हम लोगों ने चुना हुम को। मेरे दोस्तों, क्वेश्चन 3 को और 1 को कंपैरेटिवली आराम से देखना, चीजें समझ आएंगी। सेंटेंस 4 पर मैं काम कर रहा हूं। कॉल हिम यू थिंक इज एलिजिबल। लो जी बाबू जी, ये तो आपका सेंटेंस का हिस्सा है ही नहीं, लिखा है इज एलिजिबल और रिलेट हम कर रहे हैं नेम ऑफ अ पर्सन को। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव भल्लाल किल्ड केम इन हिज वे। सर वर्ब की बात अगर हम कर रहे हैं तो हु के साथ देख लीजिएगा बड़े ध्यान से, वर्ब ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात नहीं समझ आई, इस हु से ठीक पहले हम जिसे रिलेट कर रहे हैं वो कहां है। चीजों को अगर हल्के तरीके से मैं समझने की कोशिश करूं, जिसे मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं वो एंटीसीडेंट कहां है। अरे भाई साहब, जब वो एंटीसीडेंट है ही नहीं, सुन रहा है ना तू, जब वो एंटीसीडेंट है ही नहीं तो रिलेट आप किसको कर रहे हो। कायदे की बात है, अब थोड़ा समझने की जरूरत पड़ी। सेंटेंस 1 में मैं जिस रिलेट कर रहा हूं वो ये रहा एंटीसीडेंट, सेंटेंस 2 में एंटीसीडेंट, सेंटेंस 3 में एंटीसीडेंट, सेंटेंस 4 में एंटीसीडेंट, सेंटेंस 5 में एंटीसीडेंट। रिलेट जिसे आप कर रहे हो वो तो है ही नहीं, मामले में गड़बड़ हुई। अब इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके दो रूप हो गए। एक हो गया बच्चों हम जिसे कहते हैं डेफिनेट। क्या नाम लिखा हमने? डेफिनेट। डेफिनेट होने का मतलब ये समझ आता है कि जब मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो इसके पास अपना एंटीसीडेंट है। क्या है? इसके पास अपना एंटीसीडेंट है। अगर मैं कहने की कोशिश करूं, उस लड़की को बुलाओ जिसकी किताबें यहां रखी हैं, तो आप किसे बुलाओगे? लड़की को। अगर मैं कहना चाहूं उसे बुलाओ जिसकी किताबें यहां रखी हैं, तो आप हो सकता है लड़की को बुलाएं, हो सकता है लड़के को बुलाएं, हो सकता है किसी टीचर को बुलाएं, हो सकता है किसी विजिटर को बुलाएं, हो सकता है आप मुझे ही पकड़ के ले आए, आजा मास्टर तेरी जय हो। अरे हाँ है ना। तो इस मामले को अगर हम कहना चाहें तो दायरा बदल गया और ये दायरा होता है मेरे बच्चों के लिए इंडेफिनेट। कौन सा दायरा हुआ बेटा? इंडेफिनेट। और इंडेफिनेट का दायरा तब हमें समझ आता है जब रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले एंटीसीडेंट लिखा नजर नहीं आता। तो बच्चों, जो भी कुछ हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, चाहे हु लिखें चाहे हुम लिखें, इसके साथ हम सफिक्स करते हैं एवर। क्या सफिक्स करते हैं? एवर। तो बच्चों, इस हु या फिर इस हुम की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ हम सफिक्स करते हैं एवर। इसका ध्यान रखा जाए। तो बच्चों, अब अगर यहां एंटीसीडेंट लिखा हुआ नहीं है तो इनफैक्ट ये लिखा जाना चाहिए एवर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 4 को कंपैरेटिवली समझने की कोशिश करें। कॉल के बाद हिम इस हु का एंटीसीडेंट बना, लेकिन अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये वर्ब, ये जो भी कुछ लिखा है हमारे सामने, इसके कायदे से हु तो यहां आएगा ही, लेकिन एंटीसीडेंट को अगर ध्यान से हम देखें तो भाई साहब एंटीसीडेंट नजर नहीं आया, इसलिए हम इसके साथ सफिक्स करते हैं इंडेफिनेट वाला पॉइंट ऑफ व्यू एवर लगाकर। आखिरी सवाल पर ध्यान देते हैं। दे टीच आई नो हैज द नॉलेज। अब देखो भाई साहब, टीच के बाद यहां एंटीसीडेंट है नहीं, आई नो का लेना देना नहीं, हैज के मुताबिक हम लोगों को यहां पर लिखा हुआ चाहिए हु। एंटीसीडेंट ना होने की वजह से ही हमने सफिक्स किया एवर। पहले यहां तक की बात को थोड़ा ध्यान से देखें, समझें, फिर आगे चलते हैं। प्लीज टेक योर टाइम।
मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात यहां तक आप लोगों ने देखी होगी, समझी होगी। तो बच्चों ये हमारी एक अगली ट्रिक बनती है, डेफिनेट जब एंटीसीडेंट दिया हो, डेफिनेट से बाहर आते हैं, जब एंटीसीडेंट नहीं हो तो इंडेफिनेट। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे प्रोनाउंस की बातें चल रही हैं, इन्हें हम कायदे से रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। प्रोनाउन की पीडीएफ आप लोगों की अपलोडेड है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। इसके बाहर आपको कितनी भी किताबें मिल सकती हैं, सभी से प्रैक्टिस करें। अगर किसी बुक में कोई आंसर गलत दिया हो तो प्लीज लड़ाई झगड़ा छोड़कर, किताब गलत हो सकती है ये माने, और अपने क्लासरूम के कंटेंट्स को बड़े ध्यान से समझें और शिद्दत से पढ़ें, ताकि आप लोगों के दिल में चीजें सटीक बैठें। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं एक बार फिर से, फिर कहानी को आगे लेकर चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चंस पर आप लोगों ने काम किया होगा। चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मीट माई फ्रेंड विच इज अ डॉक्टर। मुझे लगता है इस सेंटेंस में कोई परेशानी है। मीट माई फ्रेंड विच इज अ डॉक्टर, गड़बड़ हुई? विच शायद जच नहीं रहा है, हाँ या ना? क्यों नहीं जच रहा है, कायदा समझ लेते हैं। कहता है कि अगर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को एंटीसीडेंट के नाम पर लिखा हुआ नजर आता है कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या कहा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं तो हम लोगों को अगर लिखा हुआ मिलता है नेम ऑफ एन एनिमल, तो बाबूजी हम लोग इस हु या हुम के चक्कर को छोड़कर अपने एक प्यारे से शब्द पर पहुंचे,
विच। तो अगर हम इस विच की बात करते हैं तो इस विच के अनुसार इसे तो रिलेट नहीं किया जा सकता, ये नेम ऑफ अ पर्सन है। फाइन, तो विच को हटाकर हम लोगों ने चुना हु को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। दिस इज द पेन आई बॉट यस्टरडे। अब सर अगर एंटीसीडेंट के नाम पर पेन रखा है तो ज्यादा बेहतर होगा आप यहां पर विच का यूज करें। अब समझ में आ रहा है बच्चों, इसीलिए मैं एंटीसीडेंट को बार बार नेम ऑफ अ पर्सन कह रहा था ताकि दूसरी बार इसकी वजह हमारे सामने आए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। करण सोल्ड द हाउस। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंटीसीडेंट एक हाउस नेम ऑफ अ थिंग हुई विच इज नेक्स्ट टू माइन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। दिस इज द हाउस हुज डिमोलिशन। अगर मैं इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं तो यहां कहानी थोड़ी सी बदलती नजर आ रही है, और इस कहानी में बदलाव किस वजह से हुआ यहां पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जरा क्या लिखा मैंने यहां पर, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं पोजेशन को। किस चीज को? पोजेशन को। अब अगर हम इस पोजेशन को थोड़ा ध्यान से समझने समझाने का प्रयास करें तो एक बहुत प्यारी बात समझ आती है। पोजेशन बेसिकली दो हिस्सों में हम लोगों ने बांटा है नाउन के दौरान। एक हुआ हमारे सामने जिसे हम कहते हैं बच्चों लिविंग नाउन। क्या कहा? लिविंग नाउन। चलो एन का मतलब नाउन समझ लीजिएगा। फाइन, तो इसके पोजेशन को बताने की हम कोशिश करते हैं लगाकर हुज, और इस हुज के ठीक बाद हम मेंशन करते हैं पोजेशन को। ठीक है, पहली बात तो ये। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग आ जाए, चलो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने पुरानी बात आपके सामने लिखी, टेबल्स कवर। तो आपने कहा सर ये गलत तरीका है ना? आपने इसे ठीक कराने की कोशिश की और पहले उठाकर जिक्र आप लिख रहे हैं कवर का, एपोस्ट्रोफेस को हटाया ऑफ, और उसके बाद आप लोगों ने लिखा टेबल। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ है ना? नॉन लिविंग थिंग की अगर हम बात करना चाहें तो नॉन लिविंग नाउन का अगर जिक्र हम लोग लिखते हैं तो पहले हम मेंशन करते हैं पोजेशन को। किसको मेंशन करते हैं? पोजेशन को। और पोजेशन के ठीक बाद हम लोग लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑफ, तो हम लोग इसी के ठीक बाद लिखते हैं ऑफ, और नॉन लिविंग थिंग के नाम की जगह ही हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं विच। तो अब इस लिखे हुए सेंटेंस को इंप्रूवमेंट के लिए दिया जाता है दोस्तों, और इंप्रूवमेंट के लिहाज से अगर इसे देखा जाए तो बड़ा प्यारा है ये सवाल। इस लिखे हुए सवाल में एंटीसीडेंट के नाम पर हमें लिखा मिला हाउस। तो हाउस के लिए हुज का कहना जरूरत नहीं है, इसे ठीक करने की कोशिश करें हम, और लिखा जा सकता है डिमोलिशन ऑफ, और आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की विच। इज माई पॉइंट क्लियर? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिए जाते हैं ऐसे सवाल, और मुझे लगता है आप तैयार हैं इन चीजों को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ईशा बॉट द कार हुज माइलेज इज। सर कार को आप रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कार एक ऑब्जेक्ट है, तो हुज माइलेज यहां ना होने की कोशिश हो तो ज्यादा बेहतर होगा, और इसी के लिए आपने कहा माइलेज ऑफ विच। ठीक है, इन शब्दों में पहले द लेकर आ जाने में कोई खासा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पोजेशन स्पेसिफिक बताकर चलते हैं हम। शी अप्रिशिएटेड गौतम द मार्क्स ऑफ विच। बिल्कुल गलत हो गई ये बातचीत। क्यों? क्योंकि जिसको हम रिलेट कर रहे हैं वो नेम ऑफ अ पर्सन है। पोजेशन बताने के लिए चुना हुज, और उसके बाद आप लोगों ने लिखा मार्क्स। आगे की बात यहीं पर है। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए यहां तक की बातचीत को एक बार आप देख लें, फिर आखिरी बात पर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऊपर के इन सभी सेंटेंसेस की कहानी को थोड़ा सा समझने सीखने की कोशिश की होगी। देखो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन में छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ कहानियां कितनी दूर तक चलती ही चली जा रही हैं। फाइन, हमें तो लगता था कि ये तो कहानी बस हु और हुम को लेकर ही है। खैर, गीत गूंजना चाहिए, संगीत पैदा होना चाहिए। जिस दिन इस मन से गीत गूंजना शुरू होगा, समझ लेना मोक्ष प्राप्ति है। मैं ज्यादा गहरी बातें कह देता हूं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएं तो वहां पर आप देखेंगे, वहां पर जिंदगी जीना सिखाने की कोशिश होती है। हाउ टू लिव लाइफ। हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि हम जिंदगी कैसे जिए। हम तो बस अनकॉन्शियसली सब कुछ देख रहे हैं। कोई पबजी में खुश है, कोई पड़ोस वाली लड़की में खुश है, कोई दाएं बाएं की बकवास में खुश है, कोई यूट्यूब की उन वीडियोस में खुश है जिसकी कोई सेंस नहीं है, राउंड टू हेल। कोई कुछ बकवास में खुश है। हकीकत में समय तो बीत रहा है। बीतना भी कहना ठीक नहीं होता। हकीकत में समय बह रहा है और हमें ये पता ही नहीं, इस बात का हमें एहसास ही नहीं है कि हम जिंदगी को जिएंगे कब। जीना ही नहीं आता यार। कुछ ना कुछ तो नियम बनाने होंगे, ऐसे नियम कि मुझे हर पल एहसास हो इस बात का कि मैं महसूस कर रहा हूं यार, दिस इज लाइफ। इस चीज को आज जितनी गहराई से मैं समझ गया, आने वाला पेपर है मेरा, कभी ना कभी मेरा पेपर होगा और उस पेपर में यही चीजें मुझे मिलनी है। चेहरे पर खुशी होगी, हर एक आंसर को मैं बना के आऊंगा। दैट्स द प्रॉमिस। यू गॉट माई पॉइंट। अपने अंतर मन के अंदर एक इंसान है, जगा उसे। वो कभी नहीं सोना चाहिए, वरना डराकर भी मैं आप लोगों को ये चीजें सिखा सकता हूं। पर गोपाल वर्मा कभी भी किसी को डिपेंडेंट नहीं बनाता अपने ऊपर। अभी क्लास शुरू होने के वक्त किसी बच्चे ने स्पोकन इंग्लिश को लेकर कुछ कहा था, मैंने उसे थोड़ा सा रिजिड जवाब दिया। तो एक बच्चे ने कहा, सर आप बड़े खतरनाक आंसर देते हो। क्यों? मैं आपको लाचार नहीं देख सकता, ना आपको मैं लाचार बना सकता। आपके अंदर ही है एक अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही है वो समुद्रगुप्त, स्वर्ण काल की रचना जिसने की। आपके अंदर ही है कहीं ना कहीं कोई तुलसीदास, ढूंढेंगे आप ही कहीं ना कहीं राम को। आपके अंदर ही है वो उस पैगंबर का भी कोई ना कोई रूप। ढूंढे अपने अंदर, जगाएं अपने अंदर इस ज्ञान की रोशनी को। ये सिर्फ एक आधार है, ये पूर्ण जानकारी नहीं, ये सिर्फ एक आधार है। इसे जितने अच्छे आधार आप तैयार करेंगे उतनी ही बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी लगना जीवन का पर्पस नहीं है, नौकरी लगना जीवन की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के बाद आपके तो बहुत सारे कर्म बाकी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको अचीवमेंट दिखानी है। जरा याद करो उस पल को कि कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मैं और आप अपने सामने टकराए। मैं और आप आमने सामने जब कभी टकराए, आप मुझे पहचानो, अरे सर आज मैं ये हूं। मैंने क्लास को शुरू करने से पहले भी ये कहा था, आज के 2 साल बाद अगर कोई किसी इंसान से मिलता है आपके दोस्तों में, तो सबसे पहले वो आपके हालचाल नहीं पूछता। सबसे पहले उसके सवाल के पीछे एक वजह है, आज तुम क्या हो। 2 साल पहले मैं तुम्हें जानता था, 2 साल पहले तुम्हारे पास बाइक थी, तुम्हारे पास एक एप्पल आईफोन था, मस्ती से चल रही थी जिंदगी। आज तुम क्या हो, अपने दम पर क्या हो। वहां ये शब्द काम आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं सत्संग कह रहा हूं, नहीं, वहां ये शब्द काम आते हैं। आपको अपने अंतर मन में जागा हुआ होना पड़ता है। ज्यादा बोल रहा हूं, आओ कहानी समझते हैं। दोस्तों, 2 सेंटेंसेस हैं आपके सामने, 2 सेंटेंसेस आपके सामने। दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करना। वियर द शर्ट ब्लैंक फिट्स यू। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो एंटीसीडेंट के नाम पर ये नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर इस हिसाब से मैं सोचने की कोशिश करूं तो विच अपनी जगह सेटिस्फैक्टरी है। अगले सेंटेंस की अगर मैं बात करना चाहूं, वियर ब्लैंक शर्ट फिट्स यू। अगर मैं इस दूसरे सेंटेंस को देखने की कोशिश करूं तो यहां पर एंटीसीडेंट नाम की कोई चीज बची नहीं। लेकिन हम जिस एंटीसीडेंट को यहां पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट वो एंटीसीडेंट यहां ना होकर
उसका जिक्र यहां कहीं पर लिख दिया। कुल मिलाकर एंटीसीडेंट तो फरार हुआ। एंटीसीडेंट अगर फरार हुआ तो हम इसे इंडेफिनेट के लिहाज से देख रहे हैं। यहां तक की बात अपनी ठीक हो गई, है ना? पहले यहां तक की दो बातों को ध्यान से देखें। लिखे हुए अगर इस हेलो अगर लिखे हुए इस सेंटेंस में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूं, अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूं, वियर ब्लैंक फिट्स यू, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ध्यान से समझना, ये कहानी थोड़ी सी बदल रही है। अगर मैं आपके सामने ऐसी कोई बात लिखूं तो क्या करें? विचार बदल गए सर। क्यों? क्योंकि यहां अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो सर एंटीसीडेंट नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। भाई हाँ है ना, एंटीसीडेंट नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, और एंटीसीडेंट अगर यहां नहीं है तो यहां पर भी कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आया। तो इस लिखे सेंटेंस को हम थोड़ा सा मीनिंगफुल तरीके से देखने की कोशिश करें तो बड़ा प्यारा सा शब्द आ जाता है सामने, वियर ब्लैंक फिट्स यू। ठीक, तो इस वियर के ठीक बाद हम लोगों को एज्यूम करना पड़ा एक छोटा सा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इस दैट को रिलेट करने के लिए हम लोगों ने एक शब्द को चुना। शायद हम जानते ही हैं कि जो चीज आप पहनेंगे वो नॉन लिविंग थिंग ही होगी। अब ये जो विच शब्द हम लोगों ने लिखा बच्चों, ये विच रिलेट कर रहा है इस दैट को। ठीक, अब हमारे सामने इसी से आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो इस दैट को लेकर सवाल उठेगा। इस दैट को लेकर एक कंफ्यूजन हम तैयार करेंगे कि यार दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, विच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, इस विच से डब्ल्यू एच को उठाया, इस दैट से एटी को हमने उठाया और एक नई रिलेटिव प्रोनाउन का जिक्र लिया, और इसे हम कहते हैं व्हाट। इस लिखी हुई बातचीत को अगर इस लिखी हुई बातचीत को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो नियम ये तैयार हो गया। देखो धीरे धीरे नियम बनते ही चले जा रहे हैं कि अगर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट नहीं है और ऐसी जगह पर भी कहीं एंटीसीडेंट छिपा हुआ नहीं मिलता, तब हम लोग चुनने की कोशिश करते हैं दैट, और दैट को रिलेट करने की कोशिश की विच। बेटर हुआ इन दोनों को आपस में मर्ज करके हम लोग व्हाट का यूज करते हैं। कुछ लोग ये भी मानने की कोशिश कर सकते हैं सर एंटीसीडेंट तो है ही नहीं, तो क्यों नहीं इसे इंडेफिनेट की तरीके से ट्रीट किया जाए। सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसी चीज लिखने के लिए आप लोगों के सामने कोई परीक्षक लिखने का मौका नहीं देता, पेपर क्या देता है वो डिपेंड करता है। बोलचाल की भाषा में अगर हम आना चाहें तो बोलचाल की भाषा में देखो हमने इंडेफिनेट के लिए हुम एवर लिखा, हु एवर लिखा। बोलचाल की भाषा में इन्हीं हुम एवर को हुम सो एवर भी कह दिया जाता है, हु सो एवर भी कह दिया जाता है, वट एवर को वट सो एवर भी कह दिया जाता है। ये सब छोटे छोटे इन्फ्लेक्शंस हैं। पहले यहां तक की बात को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, फिर कहानी को लेकर चलता हूं मेरे बच्चों आगे।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ की भी बातचीत आप लोग बड़े प्यार से धीरे से समझ ही चुके होंगे। तो अब इसके आगे हम लेकर चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के ही डिस्कशन में एक बहुत प्यारे शब्द को। बच्चों ध्यान से इसे देख लीजिएगा, और ये रिलेटिव प्रोनाउन का एक आखिरी पड़ाव है, इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इतना तो याद है मुझे कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है तो किस तरह से ये काम करेगा, लॉजिकली समझें। दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम लोग दैट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं जब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के पहले हिस्से में एंटीसीडेंट के साथ हमें लिखी हुई नजर आती है सुपरलेटिव डिग्री। फिर कह रहा हूं, एंटीसीडेंट के साथ हमें लिखी मिलती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अगर एक छोटा सा सवाल मैं कहने की कोशिश करूं, रेखा इज द, जस्ट मिनट प्लीज। तो इस हेलो, तो इस लिखे हुए सेंटेंस पर अगर मैं काम करना चाहूं, रेखा इज द टॉलेस्ट गर्ल whom I have seen, कोई करेक्शन की जरूरत? अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं तो whom रिलेट कर रहा है इस गर्ल को, आगे एक डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस लिखा है। लेकिन अगर और ध्यान से देखें तो इस गर्ल के साथ लिखा है एक सुपरलेटिव डिग्री, और इसी की वजह से इस whom को हटाकर हम ज्यादा बेहतर मानते हैं यूज किया जाना चाहिए that को। इसी के जैसे एक सेकंड कैटेगरी से मैं आपको मिलाना चाहूंगा। हम अगर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, जैसे एक सेंटेंस में लिख लेता हूं, मान लीजिए आई हैड सीन द गर्ल एंड हर कैट हु विच ड्राउन्ड yesterday। अगर मैं सेंटेंस को ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो इस हु के हिसाब से गर्ल रिलेट हुआ, लेकिन इस हु के हिसाब से कैट रिलेट नहीं हो पाया। अगर मैं इस विच के मुताबिक देखूं, कैट रिलेट हुआ, लेकिन इस विच के हिसाब से गर्ल रिलेट नहीं हो पाया। जब रिलेट नहीं हो पाए हैं दो अलग अलग, यहीं से नियम हम लोगों को समझना होगा। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हम लोगों को दो अलग नाउन 1 एंड नाउन 2, अगर दो अलग अलग कैटेगरी के नाउन्स हमें लिखे हुए नजर आए तो सब कुछ छोड़कर हम इसे रिलेट करना पसंद करते हैं दैट के साथ। तो इस हु और विच दोनों को हटाकर ज्यादा बेहतरीन होगा हम दैट का यूज करें, क्योंकि ये कंफ्यूजन तो जेन्युइन है। हु का यूज करें, हुम का यूज करें या विच का यूज करें। एक अगली छोटी सी बात से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, आप अगर इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, मैं सवाल पूछूं हु इज द बॉय हु ब्रोक द पेन, तो इस सेंटेंस को पढ़ते वक्त बड़ी आपत्ति होती है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हु का दो जगह पर यूज हुआ और सामने वाला इस बात को लेकर कंफ्यूज होता है कि आप सवाल जिससे पूछ रहे हैं वहां एक सवाल है या दो सवाल हैं। एक बार सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर देखें प्लीज। तो बड़ी प्यारी कंफ्यूजन हो सकती है यहां पर कि इस लिखे हुए एक सेंटेंस के अंदर एक नहीं
दो दो क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, कहानी को समझते हैं। इस लिखे हुए हु को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ जो सवाल पूछने का काम कर रहा है। लेकिन अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में इस हु को मैं ध्यान से देखना चाहूं तो ये बेसिकली रिलेट कर रहा है इस बॉय को, और इसी बॉय के बारे में आगे ये सब कुछ बताया गया है। तो इसी वजह से शायद इस हु को हटाकर हम लोगों ने चुना दैट, क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नियम बन गया मेरे दोस्तों, बड़ा प्यार से देखें हम लोग तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को दैट के साथ हम रिलेट करना तब चाहते हैं जब सेंटेंस की शुरुआत में लिखा हुआ नजर आए क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से ये टेंशन हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दो सवाल पूछे जा रहे हैं। फाइन, एक और हिस्से में हम दैट का यूज करते हैं जब हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में एंटीसीडेंट के साथ हमें एक ऐसा शब्द लिखा हुआ नजर आए जो कन्वे करता है स्पेसिफिक सेंस। अब स्पेसिफिक सेंस बताने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, ऑल। कुछ शब्दों को याद करो, एवरी, सम, एनी, नो के साथ कंपाउंड किया था वन, बडी, या फिर हम लोगों को याद आता है थिंग। जैसे एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं इसी सेंटेंस के लिए, दिस इज द ओनली पेन दैट आई हैव। मैं अगर ध्यान से देखता हूं तो दैट पेन को रिलेट तो कर रहा है, लेकिन इस पेन को स्पेसिफिक बनाने वाला शब्द है द ओनली। ठीक है बच्चों, अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं एक सवाल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, इस ऑल की ही वजह से हम लोग इस रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। तो मेरे दोस्तों, पहले यहां तक की बात को मेरे साथ मिलकर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? फिर हम लोग लेके चलेंगे चीजों को आगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिलेटिव प्रोनाउन का डिस्कशन हम लोगों ने किया। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ, तोते उड़ रहे आज तो भाई, जो अपने से पहले आई नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले हम लोगों ने समझा हु और हुम के डिफरेंस को। हु और हुम के आधार पर हमने समझा कि कभी कभी सब्जेक्ट सेंटेंस का हिस्सा नहीं होता पर बेवजह उलझाने के लिए दिया जाता है। फिर हम लोगों ने आगे समझा कि ये हु और हुम डेफिनेट और इनडेफिनेट कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। एंटीसीडेंट ना हो तो कैसे काम किया जाता है। हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में विच और हुज के फर्क को समझा। ठीक है सर, थोड़ी देर में कमेंट्स में देखना चाहूंगा बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ जी, हुज और विच के फर्क को हमने समझा। फिर एक शब्द को जन्म दिया हमने जिसे हम कहते हैं व्हाट। आगे हम चले तो दैट को लेकर चार हिस्से हम लोगों ने बांटे, जिसमें सबसे पहले आता है सुपरलेटिव डिग्री, दो अलग अलग तरह के नाउन। फिर आगे हमने समझा क्वेश्चन वर्ड और कुछ स्पेसिफिक सेंस वाले शब्द। इनकी वजह क्या है आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, खैर चलिए फटाफट से आ जाइए। अब मैं देखना चाहूंगा, चलिए 2 मिनट की आपसे बात करना चाहूंगा। प्रोनाउन आपका मेरी तरफ से कंप्लीट है। सोमवार को मैं अब आप लोगों से मिलूंगा और सोमवार को हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बुकलेट आप लोगों को पीडीएफ आपको दी गई है। चलिए फटाफट से अपनी खुंदक निकालें। प्यार भरे 2 शब्द सुनना चाहूंगा आप लोगों से। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है आगे हम समझेंगे। प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस के लिए बुकलेट पीडीएफ आपकी डाली जा चुकी है, आप उसे देख लीजिएगा। प्रैक्टिस बैच जल्दी ही हम लोग लॉन्च करेंगे। हेमंत साहब, कोई फास्ट नहीं हुआ है, सीखने की होती है सब चीजें। ओ महाराज, अभी समझाएंगे क्लॉज क्या होता है। ये मतलब एक शब्द कुछ अलग सा ले लूं ना, उसी में बेहोश हो जाते हैं। अरे महाराज कुछ शब्द बोला है जानबूझ के, आगे आ जाएगा आपके सामने।
आप जिस स्पोकन वाले लड़के की बात कर रहे थे वो मेरा दोस्त है, वो बहुत खुश है आपके, मैंने उसका नाम लिया। थैंक यू सो मच। सौरभ, मुक्का मारूंगा नाक के नीचे खींच के। एवरीवन शुड पे हिज देयर सब्सक्रिप्शन। नालायक इंसान, एवरीवन शुड पे हिज सब्सक्रिप्शन। कितनी बार बताया ऐसे, मजे लेते रहते हैं। थैंक यू पवन साहब, हमारी स्पीड हमें पता है कि किस लेवल पर आपको कहां स्पीड मेंटेन करनी है। रजत, सुरेश के पापा, नलायक, मूर्खानंद, कंपैरेटिव सिखाया नहीं, तू कहां से लेके आया भाई? So nice of you. So nice of you. मंडे को हमारी प्रोनाउन की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। ट्यूसडे से हम लोग कुछ वोकैब सेशन लेके चलेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Thank you so much, gentlemen. Thank you so much.